Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parameswar Singh. Class, in this video I am going to explain lesson 9 and lesson name is looping statements. In this chapter we are going to understand the concept of loops, for, next, while, wend and do loops using go sub return statement, play and beep statements. See, while programming, there are situations when you have to repeat one or more statements a number of times. Means जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं, तो उस समय ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको किसी एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को कई बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है. दिस कैन बी डन यूजिंग लूप्स, और यह कार्य लूप के द्वारा किया जा सकता है. लूपिंग मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. मीन्स एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करने को ही लूपिंग कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपको क्यू बेसिक प्रोग्राम के द्वारा अपने नेम को 10 टाइम्स तक प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अपना नेम राइट करने की ज़रूरत होगी. सी, प्रिंट नेम इज सपोज अंकित. ठीक है, तो हमें यहाँ पर 10 टाइम्स अंकित प्रिंट के साथ लिखने की ज़रूरत होगी. ओके मीन्स यदि आपको विदाउट यूजिंग लूप मीन्स बिना लूप का प्रयोग किए यदि आपको अपना नाम क्यू बेसिक प्रोग्राम के द्वारा 10 बार प्रिंट करना है, तो आपको इस तरह से आपको 10 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट राइट करने की ज़रूरत होगी. अब मैं इसे रन करता हूँ. ओके, यू कैन सी हियर द रिजल्ट. ये जो नेम है अंकित 10 टाइम्स तक प्रिंट हो चुका है, और यही कार्य यदि मैं लूप के द्वारा कराऊं तो केवल 3 लाइनों में कंप्लीट हो जाएगा. देखिए कैसे. फॉर, मैं यहाँ पे काउंटर लेता हूँ a इक्वल टू 1 to 10. ओके, और मैं इन सभी लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही लाइन की ज़रूरत है. ओके, एंड आई पुट हियर नेक्स्ट, क्योंकि इस लूप का नेम ही है फॉर नेक्स्ट और इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, और यहाँ पर मैं a टाइप करता हूँ. ठीक है, और अब मैं इसे रन करता हूँ. रन करने के लिए F5 की आप प्रेस कर दीजिए. ठीक है, देखिए अब भी देखिए 10 टाइम्स ये नाम प्रिंट हो चुका है, जबकि मैं यहाँ पर केवल एक ही बार लिखा हूँ. ठीक है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है केवल मैं उसे एक ही बार लिखा हूँ, और इसे मैं फॉर लूप के इनसाइड में लिखा हूँ, इसलिए यह नेम जो है 10 टाइम्स तक प्रिंट हो रहा है. तो इसे ही कहते हैं लूप. सी, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं लूप को. सपोज योर इंस्ट्रक्टर ऑर्डर्स यू टू रन and take 10 rounds of a ground to warm up. मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर ने आपसे कहा कि आपको इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं वार्म अप के लिए. ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा कि आप उस ग्राउंड में कहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करेंगे. ओके, और फिर रनिंग स्टार्ट करेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप नीडेड टू अंडरटेक फ्रॉम योर एंड is to fix a starting point and then start running. ओके, और इसके बाद आप जब ये रनिंग स्टार्ट कर देंगे. on reaching the starting point again you complete a round. और एक चक्कर लगा जब दोबारा से पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसका मतलब कि आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, एंड देन यू टेक द सेकेंड राउंड एंड सो ऑन. ओके, और इस तरह से सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड आप जो है कि लगाएंगे. ठीक है, this way you keep track of number of rounds until the process is completed. The process
which goes in your mind is that you set a value and keep on increasing until the process is completed. और आप केवल चक्कर ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि आप केवल चक्कर ही लगाएंगे तो आप कई चक्कर लगा देंगे, कम या ज़्यादा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप प्रत्येक चक्कर पर आप काउंट करेंगे, अपने दिमाग में सेट करेंगे कि मैं फर्स्ट चक्कर कंप्लीट कर लिया, सेकंड, थर्ड, ओके। तो इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे और एक एक संख्या अपने माइंड में आप इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि आप 10 चक्कर पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, जैसे कि मैंने यूज़ किया यहाँ पर ए, ठीक है। यहाँ पर आप ए बी सी डी जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द कंट्रोल वेरिएबल सी, जहाँ पर मैंने ए यूज़ किया है, ठीक है। विच स्टार्ट अ फ्रेज फ्रॉम स्टार्टिंग नंबर, दिस नंबर यूजली 0 और 1, सामान्यतः 1 या 0 होता है, ठीक है, या फिर 0 या 1 होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए 1 यूज़ किया स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। When you complete the first round, जैसे फर्स्ट राउंड लगाते हैं तो C becomes 1, मीन्स जो आपका यहाँ पर मैंने A लिया हूँ उसमें 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सेकेंड राउंड इट्स वैल्यू बिकम्स C इक्वल टू C प्लस 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। और इस तरह से जैसे आप चक्कर लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू 1 1 इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। एंड दिस वैल्यू has to be incremented every time the required process is repeated, मीन्स जितनी जो प्रोसेस है जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल वेरिएबल हैज़ टू बी चेक्ड अगेंस्ट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ द रिपीटेशन रिक्वायर्ड, मीन्स जो उसकी अपर लिमिट है उसके साथ उसको हर बार कंपेयर किया जाएगा। जैसे देखिए ए की वैल्यू 1 हो गई, फिर 2 हो गई, तो हर बार जैसे 1 होगा तो फिर से चेक किया जाएगा कि क्या ए कहीं पे 10 तो नहीं हो गया, क्योंकि जैसे 10 हो जाएगा ये लूप जो है कि स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार ये 10 के साथ उसकी चेकिंग होगी, कहीं उसके इक्विवेलेंट तो नहीं हो गया, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लूपिंग टेक्निक इन प्रोग्रामिंग इज दैट इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं कि इस नेम को यदि मैं बिना लूप के प्रिंट करता हूँ तो हमें यहाँ पर 10 लाइंस लिखनी होती हैं। यदि आप 100 बार चाहेंगे तो आपको 100 लाइंस लिखनी होंगी विदाउट लूप, और यदि आप केवल लूप का यूज़ करेंगे तो आप केवल 3 लाइंस में आप जितनी बार चाहें उतनी बार प्रिंट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर 100 टाइम्स चाहिए तो 100 लिख दीजिए, 1000 चाहिए 1000 लिख दीजिए, 10,000 चाहिए 10,000 लिख दीजिए, मीन्स जितना आपको चाहिए यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उसको आप सेट कर दीजिए, उतनी बार कंप्यूटर के द्वारा वो प्रिंटेड हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए 20 टाइम्स कर देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ तो ये 20 टाइम्स तक प्रिंट होगा, ओके, यू कैन सी हियर। और अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होंगे तो मेमोरी स्पेस भी कम यूज होगा, मीन्स बचेगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, और अब आप इस एग्जांपल को देखिए। प्रोग्राम टू डिस्प्ले इनफिनिट लूप, मीन्स यदि आप इस प्रोग्राम को टाइप करके रन करेंगे तो ये इन्फिनिटली चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट नहीं है। देखिए लेट ए, ये एक वेरिएबल है और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसमें इस तरह की स्ट्रिंग स्टोर की गई है, मीन्स गॉड ब्लेस यू स्टोर किया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक लेबल बनाया गया है स्टार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रिंट ए को प्रिंट किया गया, मीन्स गॉड ब्लेस यू को प्रिंट किया गया है, ठीक है। और फिर से बी एक न्यू वेरिएबल लिया गया है और उसमें स्टोर किया गया है गॉड इज ग्रेट, और फिर से बी को प्रिंट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर गो टू का यूज किया गया है जो कि कंट्रोल को जंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गो टू स्टार्ट, तो गो टू क्या करेगा, फिर से कंट्रोल को स्टार्ट पर ले आएगा, मीन्स स्टार्ट पर आ जाएगा, तो फिर से ये लाइन प्रिंट होगी और फिर से गॉड इज ग्रेट बी में असाइन होगा और फिर से बी प्रिंट होगा और फिर से गो टू स्टार्ट होगा और फिर से ये कंट्रोल आपका स्टार्ट पर चला जाएगा। और इस तरह से यह प्रोसेस कभी एंड नहीं होगा, कंटिन्यूसली
ए भी प्रिंट होगा और बी भी प्रिंट होगा, एक कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, तो मैं इसे टाइप करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर टाइप करता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है। कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप लेसन 8 का वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप पहले लेसन 1 को देखिए, पहले आप समझिए कि गोटू क्या होता है, गोटू का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो पहले आप फिर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, तो ये आप पहले समझेंगे लेसन 8 से। ठीक है, तब आपको लेसन 9 समझ में आएगा। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो लेसन 8 पहले से समझ चुके हैं। ठीक है, उनको ही लेसन 9 समझ में आएगा। ओके, सो मैं इसे रन करता हूँ। मैंने F5 की प्रेस किया और ये देखिए इसका रिजल्ट है। देखिए कंटिन्यूसली ये चल रहा है। ओके, ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा। ठीक है, और जब लूप इन्फिनिट हो जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक की प्रेस करना होता है। ठीक है, see next program, write a program which print thank you 10 times by using counter। ओके, देखिए सेम प्रोग्राम है। यहाँ पर देखिए ए यूज़ किया गया है, ए को काउंटर ग्रुप में यूज़ किया गया है और इसमें 1 स्टोर किया गया है और एक x नाम का वेरिएबल बनाया गया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। इसके साइड में डॉलर लगा है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। और इसमें थैंक यू स्टोर किया गया है और स्टार्ट नाम का लेबल बनाया गया है और फिर x को प्रिंट किया गया है और फिर से ए की वैल्यू को इंक्रीज कर लिया गया है। ओके, जैसे फर्स्ट टाइम थैंक यू प्रिंट हो जाएगा तो ए की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर चेक होगा इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अगर जो ए की वैल्यू है वह 10 से छोटी या 10 के बराबर होगी तो गो टू स्टार्ट मीन्स जो कंट्रोल है वो स्टार्ट पर चला जाएगा और फिर से स्टार्ट के बाद जो लाइनें हैं वो चलेंगी और फिर से चेकिंग होगी और फिर से गो टू स्टार्ट होगा। और जैसे ही ए की वैल्यू 11 हो जाएगी गो टू स्टार्ट वर्क ही नहीं करेगा, मीन्स देन इफ के अंदर जो लिखा है देन के बाद गो टू स्टार्ट ये रन ही नहीं करेगा और सीधा आपका जो कंट्रोल है वो इफ के बाद सीधा इंड पे आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है और मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, मैंने F5 की प्रेस किया और ये देखिए इसका रिजल्ट है 10 टाइम्स तक थैंक यू प्रिंट हो चुका है, जैसे कि मैंने नाम को प्रिंट किया था फॉर लूप के द्वारा। ठीक है, तो अगर आप यहीं पर नेम चाहते हैं तो थैंक यू को हटाकर यहाँ पर आप नेम टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो आप गो टू के हेल्प से अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, यदि आप गो टू की हेल्प से करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं या फिर फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए 10 टाइम्स तक मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सी नेक्स्ट हेडिंग द फॉर नेक्स्ट लूप। ओके, when we use multiple counters in a large programs that makes the process quite tedious। जब हम बहुत सारे काउंटर का यूज करते हैं किसी प्रोग्राम में तो यह एक टेडियस मीन्स प्रोसेस जो है यह टेडियस हो जाती है, मीन्स थोड़ी सी जटिल हो जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ प्रोग्राम सेगमेंट इन अ लूप कैन बी सिंप्लीफाइड एंड कंट्रोल्ड बाय यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। और यदि हम वही कार्य फॉर लूप स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट का स्टेटमेंट का यूज करके यदि हम करें तो वह कार्य और बेहतर ढंग से हो सकता है। The for next statement is used when a group of statements are to be executed a specific number of times। ओके, मीन्स फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक यदि आप किसी स्टेटमेंट को किसी एक स्टेटमेंट को या फिर कई स्टेटमेंट्स को यदि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। दिस आल्सो रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये आप पहले समझ चुके हैं। See here, a counter is a variable that control and counts the iteration of a loop in a program। Okay, जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया था a का। ओके, तो ये क्या था, काउंटर वेरिएबल था। ठीक है, इट इंक्रीजेस विथ ईच इटरेशन ऑफ अ लूप, और जैसे जैसे लूप की
इटरेशन होता जाता है, मीन्स उसकी प्रोसेस जैसे होती जाती है, काउंटर की जो वैल्यू है वह एक एक करके इंक्रीज या फिर जैसा भी अपसेट किएंगे उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाती है। अ काउंटर नीड्स टू थिंग्स इन ऑर्डर टू फंक्शन। इसको दो चीज़ों की जरूरत होती है। फर्स्ट इनिशियल वैल्यू मीन्स प्रारंभिक वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी उसकी, और एन इंक्रीमेंटेड वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स कहाँ तक उसे इंक्रीमेंट होना है। ओके, तो जो इनिशियल वैल्यू होती है वो ज़्यादातर 0 होती है या फिर 1 होती है, और इनिशियल वैल्यू को लूप से बाहर होना चाहिए, और जो इंक्रीमेंट का वर्क होता है वह लूप के अंदर होता है। ओके, और उसे हमेशा लूप के अंदर ही होना चाहिए। सी हियर द सिंटैक्स ऑफ द फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए आप लोग पहले लिखते हैं फॉर, फिर इसका आपको लिखना होता है वेरिएबल। ओके, और फिर इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। ओके, उसकी प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी और उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये आपको राइट करना होता है। ठीक है, और बीच में होता है 2, और फिर यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स राइट करने होते हैं जिनको आपको रिपीट करना है, और फिर आपको नेक्स्ट कीवर्ड लिखना होता है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल को फिर से यहाँ पर आपको राइट करना होता है। ओके, सी द प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 नंबर्स। ओके, 10 नंबर्स के सम को फाइंड करने के लिए प्रोग्राम राइट करिए। ओके, तो ये देखिए रिमार्क लिखा गया है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि ये कमेंट है। ओके, रिमार्क है। ओके, तो इसमें लिखा है कि प्रोग्राम किस बारे में है। ठीक है, CLS से स्क्रीन क्लियर होती है, और सम इक्वल टू 0, सम में स्टार्टिंग की जो वैल्यू दी गई वो 0 रखी गई है। ओके, और यहाँ पर फॉर i इक्वल टू 1 to 10। ओके, i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक इंक्रीमेंट होगी। इनपुट n, और n की वैल्यू इनपुट की जाएगी। ओके, और जो भी n में आएगा वह सम में स्टोर हो जाएगा और ऐड होकर के फाइनल सम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे सम में स्टार्टिंग में क्या है 0 है, तो n में यदि आप 5 इंटर कर दिए तो क्या होगा 0 + 5 मीन्स 5 हो जाएगा सम में स्टोर। ठीक है, और नेक्स्ट के द्वारा i की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, और फिर ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जो i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर चेक होगा। ठीक है, और फिर जब तक कि उसकी वैल्यू 10 रहेगी तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी वैसे ही लूप जो है कि टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा प्रिंट सम पर आ जाएगा। ठीक है, और ये लाइन वर्क करेगी, और जैसे ही ये लाइन वर्क करेगी जो भी सम होगा 10 नंबर्स का वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे टाइप करता हूँ। ओके, मैंने प्रोग्राम को टाइप किया है और मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पर 10 नंबर्स एंटर करने हैं। ओके, देखिए मैं नंबर्स एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर आपको प्रेस करना है, इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, फिर आपको नेक्स्ट नंबर प्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 10 नंबर्स आपको प्रेस करना है। जैसे आप 10 नंबर्स को एंटर कर लेंगे वैसे ही उसका एडिशन आ जाएगा नीचे। देखिए आ गया 56। ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं, रिमार्क लिखना जरूरी नहीं है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ i लिखा है उसके स्थान मैंने a यूज़ किया है, जैसे थोड़ा क्लियरिटी रहे, क्योंकि 1 और i में थोड़ा डिफरेंस कम दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पर a यूज़ किया हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आपको क्लियरिटी रहे इसलिए। यहाँ पर देखिए क्विज दिया हुआ है, क्विक क्विज। व्हिच QB64 स्टेटमेंट causes the control to shift from one point to another point। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंट्रोल को शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है गो टू स्टेटमेंट का। ओके, और यहाँ जो मैं आपको प्रोग्राम अभी दिखाया हूँ, ठीक है, उसी को यहाँ पर चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, और उसके एग्जीक्यूशन के स्टेप्स को यहाँ पर आपको समझाया गया है। ठीक है, देखिए चार्ट के द्वारा, देखिए स्टार्ट सम की वैल्यू 0 किया गया और i की वैल्यू को 1 किया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसकी चेकिंग हो रही है, इज i लेस देन इक्वल टू 10, क्या i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, यदि है तो s मीन्स यहाँ आगे बढ़ेगा। ठीक है, इनपुट n, तो n की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी और आप n की वैल्यू एंटर करेंगे तो
सम इक्वल टू सम प्लस एन, सम की वैल्यू क्या है 0 है, तो उसमें n की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ओके। और फिर i इक्वल टू आई प्लस वन मीन्स i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी और कंट्रोल फिर से इस चेकिंग प्रोसेस में चला जाएगा और फिर से i की वैल्यू चेक होगी कि क्या i की वैल्यू 10 से कम है या फिर 10 की इक्वलेंट है। अगर है तो फिर से आपको नंबर आपको इनपुट करने के लिए बोला जाएगा और जो नंबर आप इनपुट करेंगे वह सम के पिछले मान में फिर से ऐड हो जाएगा और फिर से i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जो कंडीशन लगा है ये रॉन्ग हो जाएगा और नो जो फ्लो है नो की तरफ चला जाएगा और सम की जो वैल्यू होगी वह प्रिंट हो जाएगी और यहाँ से प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ओके। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टेप 1 ले लीजिए, ठीक है, स्टेप 1, ओके। देखिए सम की वैल्यू क्या है, सम इक्वल टू 0 है, ओके। और i की वैल्यू क्या है, i इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चेकिंग होगी, यहाँ पर चेकिंग किया जाएगा, चेकिंग में पास हो जाएगी i की वैल्यू, ठीक है। और अब आपसे n की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप मान लीजिए कि n की वैल्यू आपने 2 एंटर कर दिया, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सम इक्वल टू आपने क्या लिखा है सम प्लस n। तो यहाँ पर क्या होगा, सम की वैल्यू क्या है अभी तो 0 है और प्लस n की वैल्यू क्या है 2। तो अब जो है कि सम की वैल्यू अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगा 1 प्लस मीन्स i प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ओके। मीन्स अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है और फिर से चेकिंग होगी और आपका स्टेप 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब सम की वैल्यू 2 है, आप प्रीवियस जो स्टेप है उससे वैल्यू लेंगे। तो अब क्या करना होगा, सम इक्वल टू सॉरी अब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो आप एंटर करेंगे, मान लीजिए आपने 3 एंटर कर दिया, ठीक है। सॉरी अब मान लीजिए 4 आप एंटर किए, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि आप 2 3 4 5 एक क्रम से लेना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप जो चाहे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू यूजर से पूछा जाएगा तो n मान लीजिए उसने एंटर किया 4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस n, ओके। और आपको पता है कि सम की वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू क्या है 2 है, ओके। और n की न्यू वैल्यू क्या है 4 है, ओके। तो सम की न्यू वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। और i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, i इक्वल टू i प्लस 1, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू i की वैल्यू कितनी थी, प्रीवियस वैल्यू क्या थी i की 2 थी, तो 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से अब स्टार्ट होगा स्टेप 3, ओके। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा और 10 टाइम्स तक चलेगा। और जैसे आप देखेंगे देखिए फर्स्ट स्टेप में i की वैल्यू 2 हो गई है, सेकंड में 3 हो गई है, ओके। इस तरह से जैसे 10th स्टेप चलेगा वैसे ही i की वैल्यू 11 हो जाएगी और यहाँ पर चेकिंग होगा तो चेकिंग में फेल हो जाना है, ओके। इस कंडीशन को फॉल्स हो जाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो में चला जाएगा, कंट्रोल नो के पास चला जाएगा और जो वैल्यू है सम की वो प्रिंट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ओके। ओके मैं आपको एक स्टेप और दिखा देता हूँ। देखिए n की वैल्यू मान लीजिए इस बार आपने 5 इंटर किया या फिर मान लीजिए आपने 10 इंटर कर दिया, ठीक है। तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इक्वल टू सम प्लस 1। आपने n की वैल्यू इंटर की, ठीक है। i पहले यहाँ पर चेकिंग हुआ होगा, ठीक है। तो फिलहाल i की वैल्यू सॉरी यहाँ पर i की वैल्यू 1 ऐड होगी, ठीक है। i की वैल्यू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब सम प्लस n है, आप स्टेप देखिए यहाँ लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस n, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी है, अभी पिछले स्टेप में सम की वैल्यू है 6, ओके।
तो अब n की वैल्यू कितनी है 10, ओके। तो अब सम की फ्रेश वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की फ्रेश वैल्यू हो जाएगी 16, ओके। एंड i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, i इक्वल टू i प्लस 1, और अभी i की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। सॉरी, यहाँ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ओके। तो इस तरह से स्टेप्स चलेंगे और टोटल 10 स्टेप चलेंगे और इस तरह से इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 10th स्टेप आएगा आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में इसकी वैल्यू क्या होगी, एक अधिक आ रही है। देखिए स्टेप 3 में इसकी वैल्यू 4 आई है, तो वैसे जब स्टेप 10 चलेगा तो उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और नो के पास कंट्रोल आएगा और जो सम होगा वो प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से प्रोसेस एंड हो जाएगा, ओके। An accumulator is a variable that store the sum of the numbers entered during the execution of loop। जैसे कि यहाँ पर दिया है sum इक्वल टू सम प्लस n, ओके। तो यहाँ पर सम क्या है, जो भी नंबर्स एंटर किए जा रहे हैं उनका एडिशन को स्टोर करके रख रहा है। तो सम यहाँ क्या है, एक्यूमुलेटर वेरिएबल है, ठीक है। एन एक्यूमुलेटर मस्ट हैव बोथ इनिशियल वैल्यू एंड एन इंक्रीमेंटल वैल्यू। उसमें इनिशियल वैल्यू भी होती है और इंक्रीमेंटल वैल्यू भी होती है, ठीक है। It keeps on adding total of numbers during successive passes through a loop। और इसमें प्रीवियस वैल्यू होती ही है और उसी में ये न्यू वैल्यू को ऐड करता है, ठीक है। और जैसे जैसे स्टेप्स जाते हैं मीन्स न्यू वैल्यू इंटर होती जाती है और उसी में प्रीवियस वैल्यू में ये न्यू वैल्यू को ऐड करता है और अपने अंदर स्टोर कर रखता है कि ये फिर से एक फ्रेश वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए सम है तो सम में स्टार्टिंग में क्या था 0 था और फिर सम ने ऐड किया n को, ठीक है। तो सम की वैल्यू यहाँ देखिए 2 हो गई थी और फिर से सम की वैल्यू 6 हो गई, ओके। तो एक्यूमुलेटर वेरिएबल में जैसे इसकी प्रीवियस वैल्यू थी और उसमें अब वो नए वैल्यू को ऐड करके फिर से एक्यूमुलेटर के पास उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इन एक्यूमुलेटर वेरिएबल, okay। You can read these steps, okay, and these steps the control variable assign an initial value and final value, okay। उसमें क्या होगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू असाइन हो जाएगी, जैसे कि आप 1 है और 10 है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम द लूप विल एग्जीक्यूटेड, ओके। मीन्स लूप कितनी बार चलेगा यह इससे निर्धारित होता है कि जो काउंटर वेरिएबल है मीन्स जो कंट्रोल वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितना है, ओके। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बिटवीन फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। और फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो स्टेटमेंट लिखे गए होते हैं वह एग्जीक्यूटेड होते हैं, वह एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। The next statement increments the value of control variable by 1 and shift the program control back to the for statement। और मीन्स जो आपका जो नेक्स्ट है स्टेटमेंट यह i की वैल्यू को मीन्स जो कंट्रोल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीज करता है और कंट्रोल को नेक्स्ट से फॉर के पास ट्रांसफ़र करता है, ओके। और जैसे ही यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगी मीन्स i की वैल्यू 10 हो चुकेगी और 11th जैसे उसकी वैल्यू आएगी वैसे ही फार के पास से कंट्रोल इस प्रिंट के पास चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि चेकिंग का वर्क कहाँ पर हो रहा है, फार के पास ही हो रहा है, ओके। मीन्स फॉर यहाँ पर है, ठीक है। द न्यू वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज कंपेयर्ड against the final value specified in for statement। if is still less then the whole process is repeated, okay। और जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट फॉर के पास ट्रांसफर करेगा i की वैल्यू जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है फाइनल वैल्यू है उससे उसको कंपेयर किया जाएगा और यदि फिर भी छोटी है उसकी वैल्यू मीन्स i की वैल्यू अगर लेस है तो ये प्रोसेस फिर से रन करेगा और यदि i की वैल्यू 10 से अधिक हुई तो फार जो है कंट्रोल इस प्रिंट मीन्स नेक्स्ट के बाहर जो स्टेटमेंट लिखा है उस पर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इफ द कंट्रोल वेरिएबल एक्सीड्स द फाइनल वैल्यू द स्टेटमेंट आफ्टर द नेक्स्ट
स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मीन्स नेक्स्ट के बाद जो लिखा है वो चलेगा अगर आई की वैल्यू 10 से अधिक हो गई तो। ठीक है, ओके क्लास, तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।